एक और टॉपिक है जो बहुत न्यूज में रहा है, इधर प्रेसिडेंट रूल हो या फिर इमरजेंसी हो। इमरजेंसी को लेके भी ऐसा रहा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है, ऐसा कुछ कुछ रहा है। तो ये भी इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इमरजेंसी भी हम लोग देख लेते हैं। तो इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, किसमें, कौन से आर्टिकल में, 18 में, सॉरी पार्ट 18 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 352 टू 360 तक दिया हुआ है। अब इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का पर्पस क्या था? इमरजेंसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है तो उसका बेसिक पर्पस क्या था? किस इंटेंशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन इंक्लूड किया गया था? क्या क्या था? क्या? नहीं नहीं, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते उसमें। सिंपली है कि सिक्योरिटी मेंटेन होता रहे, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मेंटेन होता रहे। इसी में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं सिक्योरिटी कौन सा, सिर्फ आर्म फोर्स वाला सिक्योरिटी नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, हर तरह का सिक्योरिटी, और जो अल्टीमेट पर्पस गोल्स वगैरह है वो सब भी इंक्लूड होता रहे। यूनिटी मेंटेन रहे कंट्री में, और कोई अनइवन सर्कमस्टांसेस अगर होता है देश में, अनइवन सर्कमस्टांसेस मतलब वार हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो गया स्टेट में, तो इन सारे सिचुएशन से निपटने के लिए कोई ना कोई प्रावधान हो। तो इसी सारे ऑब्जेक्टिव के साथ इमरजेंसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, एंड द थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 352, ये हो गया आर्टिकल 356, ये हो गया आर्टिकल 3560, सॉरी 360, यानी कि तीनों इमरजेंसी में 4 आर्टिकल का डिफरेंस है। अब अगर हम लोग नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स और किस बेसिस के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता है? तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का 2 बेसिस होता है। क्या? एक तो अगर आप वार में इंगेज है किसी एक्सटर्नल कंट्री के साथ, क्लियर है, और दूसरा अगर इंटरनली ही आपके यहाँ डिस्प्यूट हो जाए, डिस्प्यूट या रिविलियन हो जाए, डिस्प्यूट नहीं कहेंगे, रिविलियन अगर हो जाए तो भी आप नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इमरजेंसी इंक्लूड लागू किया गया था कब? 1975 में, 5 में, 6 में, 5 में। किस, तो उस समय जो इमरजेंसी इंपोज हुआ था वो भी नेशनल इमरजेंसी ही था, क्लियर है। तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर 2 ग्राउंड पे किया जा सकता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक हो गया एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक हो गया इंटरनल इमरजेंसी। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का क्या ग्राउंड है? वार और एक्सटर्नल थ्रेट, यही है। और इंटरनल इमरजेंसी का आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन। अब है कि दोनों इमरजेंसी डिक्लेयर कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो अपने ऑर्डर के द्वारा। अब है कि क्या वार स्टार्ट होगा तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा, या फिर आर्म्ड रिवेलियन होगा तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा? तो नहीं होगा, तब तो हो ही सकता है, बट अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि ये हो सकता है, तो भी प्रिकॉशनरी तौर पर नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा इंपोज किया जा सकता है।
क्लियर है। एक हो गया प्रिवेंटिव मेजर, मतलब हो गया है अब उस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो इमरजेंसी इंपोज कर दे। अब दूसरा क्या हो गया प्रिवेंटिव मेजर, मतलब लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो भी हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर है। प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए प्रेसिडेंट के पास रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए। किसका? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का या कैबिनेट का? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट? कैबिनेट का। यही एक जगह है जहां पे कैबिनेट वर्ड मेंशन हुआ है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में, कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पे। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों कैबिनेट है? दो लॉजिक है। एक, इन जनरल जो भी मेजर डिसीजन लिया जाता है वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। दूसरा, कंपेरेटिवली कैबिनेट छोटा पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो जब आपके यहाँ इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो आप क्विक डिसीजन लेना चाहेंगे, और क्विक डिसीजन लेने के लिए अगर आप सपोज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिटन रिकमेंडेशन चाहेंगे तो हो सकता है उसमें समय लग जाए। बट कैबिनेट चूंकि बहुत स्मॉल होता है कंपेरेटिवली, तो इसका जो है रिकमेंडेशन बहुत इजीली से प्रोवाइड किया जा सकता है कम समय में। ये लॉजिक के साथ इसको याद मतलब रख सकते हैं। क्लियर है। और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक लौता आर्टिकल है जहां पे एकदम क्लियरली कैबिनेट वर्ड लिखा हुआ है। क्लियर है। तो कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन पे नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज हो सकता है। अब जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट किस किस चीज पे होगा? तो नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट आपका एक फंडामेंटल राइट्स पे होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन पे होगा, फाइनेंसेस पे होगा, मेजरली इन्हीं पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। अब है फंडामेंटल राइट्स। पहले फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट हम लोग देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सस्पेंड हो जाएगा। इसमें दो चीज है। क्या है कि अगर 358 का यूज हुआ है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन जनरल अगर एक्सटर्नल वार या फिर एक्सटर्नल के बेसिस पे हुआ है डिक्लेयर तो साथ ही आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर है। और एक और प्रोविजन है इसमें। क्या प्रोविजन है कि स्टेट अगर चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वो क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, एक्सेप्ट 20 एंड 21। ये कभी खत्म नहीं होता। अब 20 और 21 क्या है? आर्टिकल 20 क्या है? 21 तो राइट टू लाइफ है। 20 क्या है? प्रिवेंशन अगेंस्ट कन्विक्शन है। ये अरेस्ट वाला है 22 में। ये है प्रिवेंशन अगेंस्ट कन्विक्शन, मतलब जो आपके ऊपर आरोप लगा है या जो दोष लगा हुआ है उसको सिद्ध करने के अगेंस्ट आप संरक्षण प्राप्त है इसमें। तो इस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है? इस आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन है? कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है आपको अगेंस्ट कन्विक्शन? डबल जीओ पार्टी और और पास्ट नहीं प्रेजेंट। पहला है इसमें डबल जीओ पार्टी।
डबल जियोपार्डी मतलब कि एक क्राइम के लिए एक ही सजा, एक क्राइम के लिए दूसरा सजा नहीं हो सकता। दूसरा है इसमें जो भी कन्विक्शन होगा वो प्रेजेंट लॉ के अकॉर्डिंग होगा, मतलब वर्तमान समय में क्राइम हुआ है या जिस समय क्राइम हुआ है उस समय जो लॉ कहता है उसी के अकॉर्डिंग कन्विक्शन होगा। किसी भी लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्शन है इसमें। किसी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करने में कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है सिविल, सिविल खास करके फाइनेंशियल वाले में। अगर आपको फाइन वाइन इंपोज करना है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो सकता है, बट क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आया? तीसरा क्या है इसमें कि कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लें। ये है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। अभी रिसेंटली इसमें कोई राइट इंक्लूड हुआ है हाल फिलहाल में? कौन सा? कि राइट्स जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। क्लियर है, राइट्स जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, इसमें किसी को अपवाद नहीं रखा जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बनवाना है आधार कार्ड, उसमें रेटिना को रीड करवाना पड़ता है, आंख नहीं है तो फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, हाथ नहीं है तो। उन लोगों के लिए भी जो राइट्स है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। क्लियर है? तो जो आर्टिकल 21 का मेन फीचर क्या है? आर्टिकल 21 का मेन फीचर है कि यह सबसे ज्यादा बार एलोबरेट हुआ है, मतलब जुडिशरी इसको बहुत बार इंटरप्रिटेट की है। क्लियर है? इसमें बहुत सारा राइट्स जो है दिन ब दिन ऐड होते गया है। और आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसमें क्या कहा जाता है कि वेन एवर ऑथोरिटी कम्स टू अरेस्ट यू, जब ऑथोरिटी आपको अरेस्ट करने आएगी तो ऑथोरिटी को बताना पड़ेगा ऑन व्हाट ग्राउंड, किस आधार पर आपको अरेस्ट कर रहा है। ऑथोरिटी को यह चांस देना पड़ेगा कि आप इन्फॉर्म कर सकते हैं किसको? फैमिली, फ्रेंड, लॉयर को। और अरेस्ट के 24 आवर्स के अंडर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग ट्रेवलिंग टाइम। क्लियर है? ट्रेवलिंग टाइम को एक्सक्लूड करके। हमेशा से कंफ्यूजन होता है 20 और 22 में होता है। हमेशा से पहले याद रखना है कि कन्विक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स हमको पहले देती है और अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स हमको बाद में देती है। क्लियर है? पहले क्या देती है? कन्विक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हमको बाद में मिलता है, तो इससे ऐसे याद रहेगा। सिमिलरली कंफ्यूजन होता है 25, 26, 27 में होता है। आर्टिकल 25, 26 और 27 में 29, 30 में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन 29, 30 में होना नहीं चाहिए। 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है और 30 क्या है? हाँ, इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करके उसको मैनेज करना, और उसी में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ है। क्लियर है? 25, 26, 27 क्या है? रिलीजन है, तो 25 क्या है? रिलीजन के प्रैक्टिस से रिलेटेड है, उसको प्रोपोगेट करने से रिलेटेड है। 26 हाँ 26, फिर 27 क्या है? हाँ,
26 में रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस एजुकेशन। और 27 में हाँ टैक्सेशन रिलेटेड टू रिलीजन। क्लियर है? ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में अगर इंटरनल 358 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी इंपोज होता है तो ऑटोमेटिकली 19 सस्पेंड हो जाता है। उसको सस्पेंड करने के लिए अलग से ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर 359 यूज हो रहा है तो क्या होगा कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कोई भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, एक्सक्लूडिंग 20 और 21। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 20 और 21 क्या सबको मिला हुआ है या सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ है? सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ है। मतलब राइट टू लाइफ, मतलब जीने का अधिकार सिर्फ इंडियंस को है, सबको है। ठीक है, ये सबको मिला हुआ है, इधर एलियन हो या वो। जैसे अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद कीजिएगा कि जैसे जो टेररिस्ट लोग होते हैं, अगर उनको जो है आर्टिकल 20 नहीं मिला होता, क्लियर है, तो क्या मतलब था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने का, पूरा जो जुडिशरी प्रोसेस है उसको फॉलो करने का जरूरत था क्या उनको सजा देने के लिए? अरेस्ट करो, उड़ाओ, खत्म करो। लेकिन पीछे देखिए जितने जो भी टेररिस्ट अरेस्ट हुए हैं उनको जो फांसी दिया गया है उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको भी आर्टिकल 20 मिला हुआ। क्लियर है? ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी में जैसे एक छूट गया ये कि प्रेसिडेंट जो है वो अनाउंस तो कर देंगे कि हम नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के अनाउंस करने के बाद क्या होगा? पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। कितने दिन में अप्रूवल मिलना चाहिए? हाँ, 6 महीने के अंदर। जैसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया क्या कि नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो दोनों हाउस से, राज्यसभा से और लोकसभा से विद इन 1 मंथ अप्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है, विद इन 1 मंथ। अब सपोज दैट ऐसा सिनेरियो हो, क्या सिनेरियो हो कि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। अगर लोकसभा उस समय डिसॉल्व हो तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर लोकसभा डिसॉल्व हो तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में अगर राज्यसभा अप्रूवल दे देती है तो नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यूएशन में जारी रहेगा। लेकिन जैसे ही नया लोकसभा फॉर्म होगा, जैसे ही नया लोकसभा फॉर्म होगा तो उसको 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, इससे रिलेटेड जो प्रपोजल है वो पास करना पड़ेगा कि नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यूएशन में रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर पास नहीं करती है तो नेशनल इमरजेंसी उसी समय खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको अप्रूव करने का मेजोरिटी क्या होगा हाउस से? हाँ, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग बट मोर देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग बट मोर देन मेजोरिटी ऑफ द हाउस। सिंपल अगर रहेगा, अगर सिंपल प्रोविजन रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट कभी भी अनाउंस कर देगी। क्लियर है ना? जैसे एक चीज याद रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमिशन पार्लियामेंट देता है, मतलब जो रूटीन काम नहीं है, उसमें सिंपल मेजोरिटी बहुत कम जगह यूज होता है।
तो इमरजेंसी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। तो चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है तो इसको अप्रूवल देने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिमिलर गोस टू जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तो कुछ अमेंडमेंट होता है जिससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट होता है जिससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है गवर्नमेंट के फंक्शंस में, पावर में। कुछ अमेंडमेंट ऐसा भी होता है जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन में भी फर्क पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी। तो जब मेजर चेंजेस होगा तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी कभी नहीं लगता है। सिंपल मेजोरिटी वहीं लगेगा जो रूटीन काम है, जैसे कि आर्टिकल 1 कहता है हमारे यहाँ कि इंडिया विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा जाता है कि इंडिया विल बी ए फेडरल कंट्री, कहा जाता है नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो फेडरल है, बहुत जगह हम लोगों को क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, और हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बाइज्ड है टुवर्ड्स यूनियन, सेंटर के टुवर्ड्स। तो उसी तरह से जैसे स्टेट्स का बाउंड्री चेंज कर देना, क्लियर है? क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेट्स बना है वो एक साथ अपने आप नहीं आए हैं, उनको लाया गया, मतलब अमेरिका जैसा नहीं है हमारे यहाँ स्ट्रक्चर। तो स्टेट्स को चेंज कर देना यूनियन सिक्योरिटी के हिसाब से, सोवरेनिटी मेंटेन करने के हिसाब से वो जनरल लगता है, इसलिए उसमें सिंपल मेजोरिटी लगता है। बाउंड्री चेंज करने में, एनेक्स करने में, स्टेट को डिवाइड कर देने में तो सिंपल मेजोरिटी लगता है। क्लियर है? तो कुछ एक्सेप्शन है, बट जहां पे मेजर ओवरऑल स्ट्रक्चर हो, रीस्ट्रक्चर हो, वहां पे हमेशा याद रखना है क्या, कि स्पेशल मेजोरिटी ही लगेगा। वहां एक्सेप्शन हो सकता है, ये है जैसे सपोज दैट कि आप ऑप्शंस जब पढ़ रहे हो और ब्लैंक हो जाए तो ये सब ट्रिक यूज किया जा सकता है, से तुक्का भी मारा जा सकता है। ऐसे भी आपका गलत ही हो रहा था, तो अगर सही हो गया तो क्लियर है। लास्ट मोमेंट में यही सब होता है। ये तो क्या फंडामेंटल राइट्स पे जो इफेक्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लिए। और क्या इफेक्ट पड़ता है? फंडामेंटल राइट्स वाला हो गया। अब है आर्टिकल 250, है ना, आर्टिकल 250। ये भी नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है। क्या कहती है आर्टिकल 253? कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा वैसे ही यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सके। क्लियर है? वो स्टेट को डायरेक्शन दे सके। जैसे नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा, यूनियन के पास ये पावर होगी कि वो स्टेट को क्या कर सके, डायरेक्शन दे सके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर वार का सिनेरियो होता है तो जो बॉर्डर एरिया वाला जो भी स्टेट है उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अब सिक्योरिटी की बात हो गई, तो हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे कुछ एफर्ट लगाए, हो सकता है वहां के लॉ एंड ऑर्डर को भी यूनियन कंट्रोल करे। क्लियर है? तो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इन जनरल सर्कमस्टांसेस किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में है। तो ये जो फिर क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्यूट ना पैदा हो या फिर इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये प्रोविजन है, स्टेट को डायरेक्शन दिया जा सकता है। इन शॉर्ट ये याद रखना है, जैसे ही इमरजेंसी इंपोज होगा, नेशनल इमरजेंसी, वैसे ही स्टेट एज अ यूनिट फंक्शन करने लगेगा सेंटर का, मतलब डायरेक्शन लेगा, उसको इंप्लीमेंट कर देगा। क्लियर है? और क्या इफेक्ट पड़ता है? और इफेक्ट पड़ता है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा तो स्टेट के पास पावर नहीं होगा स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का। स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। मतलब सेंटर जो है वो कॉन्करेंट पावर एज्यूम कर लेगा, कॉन्करेंट में जिसको दोनों का से रहता है। क्लियर है? एब्सोल्यूट पावर एज्यूम नहीं करता है एज फार एज लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज कंसर्न।
कंकरेंट पावर एज्यूम करता है। क्लियर है? उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या लोकसभा के टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है? कितने साल तक? एक टाइम पे 1 साल तक, एक टाइम पे 1 साल। और ऐसा कितनी बार किया जा सकता है? अनलिमिटेड टाइम्स। एक बार में 1 साल, फिर 1 साल, ऐसा करके आप अनलिमिटेड टाइम फ्रेम तक लोकसभा एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? ऐसा प्रोविजन क्यों है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो सिचुएशन अराइज हुआ है उसको आप कितने दिन में सॉल्व कर लेंगे, आपको ये पता नहीं है। क्लियर है? लेकिन हाँ, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगा, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगा तो विद इन 6 मंथ फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे एक कंफ्यूजन ये राइज होता है, सपोज दैट कि नेशनल इमरजेंसी चल रहा है, दिसंबर में टेन्योर खत्म होना था लोकसभा का, ठीक है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल। तो अब टेन्योर कब हो गया लोकसभा का? अगला दिसंबर। बट इज इट पॉसिबल कि अप्रैल मई में ही इमरजेंसी खत्म हो जाए? हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही अप्रैल मई में खत्म होगा, अप्रैल मई से नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर नया लोकसभा बन जाना चाहिए, या एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। समझ में आया? एक तो है कि 1 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अगर उस एक्सटेंडेड ड्यूरेशन में ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाए, पॉसिबल है, तो फिर जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगा तो उसके बाद जिस दिन खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन हो जाना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, और क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे नेशनल इमरजेंसी के समय? और क्या इफेक्ट पड़ता है? फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसे अभी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिवेन्यू का सेंटर और स्टेट के बीच में, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि 100 रुपए में कितना रुपए स्टेट को देना है, कितना रुपए सेंटर को रखना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। सपोज दैट कि इमरजेंसी इंपोज है, नेशनल इमरजेंसी इंपोज है, तो क्या होगा कि अगर वार हो रहा है, तो वार हो रहा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, किस चीज के लिए? आर्म्स, इक्विपमेंट, सोल्जर को सपोर्ट करने के लिए, या इस तरह का कोई भी और चीज। क्लियर है? तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के फाइनेंस में कटौती कर सकती है? कर सकती है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्या हो सकता है? वो सस्पेंड हो सकता है। क्लियर है? उस समय फिर यूनियन डिसाइड करेगा कि 100 रुपए में कितना रुपए स्टेट को देना है। क्लियर है? तो फाइनेंशियल रिलेशन में भी चेंजेस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में तो चेंज हो गया, क्या? डायरेक्शन दे सकता है। लेजिस्लेटिव में भी चेंज हो गया, क्या? कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और फाइनेंस में भी होता ही होता है। और फिर किस पे? टेन्योर ऑफ द हाउस पे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। और फिर फंडामेंटल राइट्स पे अगर 358 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया गया है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। बट अगर 359 यूज किया गया है तो क्या होगा? तो फिर गवर्नमेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, एक्सेप्ट 20 और 21। क्लियर है? तो ये है नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट। अब नेक्स्ट है क्या कि नेशनल इमरजेंसी लगेगा कैसे? तो प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे और फिर उसको 1 महीने के अंदर दोनों हाउस से सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर मोशन पास होता है तो नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यूएशन में रहेगा।
और यदि एक हाउस भी डिनाई करता है तो उसी दिन नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होगा इसमें, सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी के साथ करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हटाया कैसे जा सकता है। तो पहला याद रखना है कि लगाया कौन है, तो जब प्रेसिडेंट चाहेंगे तब हट जाएगा। उसके अलावा और कैसे हटा सकते हैं? दूसरा, अगर पार्लियामेंट पास ही ना करे तो उस समय खत्म हो जाएगा। और फिर नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने में लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर है या नहीं है? क्या है? हाँ, स्पेशल पावर है कि यदि लोकसभा के 10% मेंबर, यदि लोकसभा के 10% मेंबर, तो अगर लोकसभा की हम लोग बात करें तो लोकसभा का, अगर लोकसभा एग्जिस्ट कर रहा मतलब डिसॉल्व नहीं हुआ, दो सिनेरियो हो सकता है। क्या सिनेरियो हो सकता है? आइदर लोकसभा सेशन में होगा, इधर लोकसभा सेशन में होगा या फिर नहीं होगा। यही दो सिनेरियो हो सकता है ना। अगर लोकसभा एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो सेशन में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। क्या स्पेशल पावर है? यदि 10% मेंबर ऑफ लोकसभा, 10% मेंबर कितना हो जाएगा? 55 लोग। ठीक है, 55 लोग अगर लोकसभा सेशन में है तो लोकसभा के स्पीकर, अगर लोकसभा सेशन में है तो लोकसभा के स्पीकर को यह बोलते हैं क्या कि जो नेशनल इमरजेंसी चल रहा है इसको हटाने का सही समय आ गया है। क्लियर है? अगर लोकसभा सेशन में है तो लोकसभा के स्पीकर को 10% मेंबर ऑफ लोकसभा ये कहेंगे कि अब इमरजेंसी हटाने का समय आ गया है, या फिर कहेंगे कि जो इमरजेंसी अभी चल रहा है उसको समाप्त कर देना चाहिए, इसको अब जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्लियर है? ये तो गया जब सेशन में नहीं है। दूसरा, जब सेशन में नहीं रहेगा तो यही 10% मेंबर ऑफ लोकसभा बोलेंगे प्रेसिडेंट को, क्या बोलेंगे कि अब नेशनल इमरजेंसी जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। क्लियर है? प्रेसिडेंट को क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्लियामेंट को समन करने का। कौन सा आर्टिकल? एट्टी के आसपास का कोई आर्टिकल है? हाँ, 85 आर्टिकल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन का 85th आर्टिकल क्या कहता है? हाँ, एट्टी फिफ्थ आर्टिकल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? अरे 85 ही ना डिस्कस करता है प्रेरोगेशन, सेशन, समन पार्लियामेंट का। 85 में ही है। तो क्यों प्रेसिडेंट को ये कहेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट ही वो अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट के सेशन को बुलाता है। क्लियर है? तो अब क्या होगा? अब होगा कि अगर सेशन में है हाउस तो स्पीकर जो है विद इन 14 डेज, विद इन 14 डेज
क्या करेंगे कि इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएशन से रिलेटेड प्रपोजल को फ्लोर पे रखेंगे, मतलब उस पर डिस्कशन होगा और फिर वोटिंग होगा। और अगर सेशन में नहीं है तो 14 डेज सेम टाइम लिमिट के अंदर प्रेसिडेंट को स्पेशल सेशन बुला के वो प्रपोजल लोकसभा के फ्लोर पर रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर उस पर डिस्कशन होगा और फिर वोटिंग होगी। और यहां पे वोटिंग में क्या मेजोरिटी चाहिए डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी को लिए? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी के लिए कितना मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तीन चीज यहां पे याद रखना है। पहला, नेशनल इमरजेंसी का विड्रॉल से रिलेटेड लोकसभा के पास स्पेशल पावर है। ठीक है, कैसा स्पेशल पावर है? लोकसभा का एटलीस्ट 10% मेंबर, अगर सेशन में है तो स्पीकर को, अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को। फिर 14 दिन के अंदर उस पर वोटिंग होगा, ऐसे याद रखना है। और उस वोटिंग में अगर सिंपल मेजोरिटी के साथ यह अप्रूव हो जाता है कि अब नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर देना चाहिए, तो उसी समय नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो लगाने के लिए चाहिए स्पेशल, हटाने के लिए चाहिए सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है? तो ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है क्या? प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, इसमें जैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कुछ चेंजेस किया गया था। क्या चेंजेस किया गया था? रिटन रिकमेंडेशन चाहिए कैबिनेट का, ये ऐड हुआ है उसी में। और क्या ऐड हुआ है? इंटरनल डिस्टरबेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ये हुआ है 44th में, ये ध्यान से याद रखना, 44th आफ्टर 40 सेकेंड, मतलब इमरजेंसी घटने के बाद। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 40 सेकेंड जो है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी अमेंड किया गया था, और 44th जो है वो आफ्टर इमरजेंसी दूसरी पार्टी के गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो लूपहोल्स है वो समाप्त किया जा सके। इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ था तो दूसरी पार्टी पावर में आई थी, तो वो 44th अमेंडमेंट एक्ट लाई है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन को ऑल्टर कर दिया गया है। क्लियर है? अच्छा, पहले क्या था कि कंटिन्यूएशन के लिए 2 मंथ का टाइम पीरियड था और सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता था। पार्लियामेंट से इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन से रिलेटेड 2 मंथ का समय था और सिंपल मेजोरिटी था। उसको चेंज कर दिया गया है 1 मंथ और स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर है? और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है? 40 सेकेंड में मैक्सिमम कितना टाइम तक रह सकता है? हाँ, 6 मंथ्स को। अच्छा, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि किसी भी सरकमस्टांसेस में आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धरती भी पलट जाएगा तो 20 और 21 नहीं समाप्त होगा। कब समाप्त होगा? जब आप चल बसेंगे। क्लियर है? एक चेंजेस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी किया गया है नेशनल इमरजेंसी में। क्या किया गया है? पहले यह प्रोविजन था कि नेशनल इमरजेंसी लगेगा, एक साथ हर जगह लग जाएगा। अब है कि गवर्नमेंट पूरे देश में भी या किसी एक पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकती है। क्लियर है? तो ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है?
पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो जाए तो। अब सेंटर कैसे पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हुआ है नहीं हुआ है? गवर्नर, मतलब गवर्नर के रिपोर्ट पे ही प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। जब तक गवर्नर रिकमेंडेशन नहीं देंगे तब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। एक तो ये आधार हो गया, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर एक हो गया। दूसरा क्या? प्रेसिडेंट को दूसरा है वो डायरेक्शन अगर फॉलो नहीं करता हो तो। किसका? यूनियन का। जैसे प्रेसिडेंट रूल दिया हुआ है आर्टिकल 356 में, ठीक है, लेकिन 356 से पहले 355 आता है। तो आर्टिकल 355 कहता है कि ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। क्लियर है? ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। अब इसी से डिराइव होता है कि अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है और वो आपके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जैसे आप लोगों के छोटे भाई बहन होंगे, उसको प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? कैसे करते हैं आप? आपके सिनेरियो में तो उल्टा लगता है। हाँ, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ठीक है, और अगर नहीं बताया हुआ बात फॉलो नहीं होता है तो फिर अल्टीमेट सॉल्यूशन? हाँ, आप लोगों में से किसी का छोटा भाई बहन नहीं है? हाँ, किसी का नहीं है, तो फिर कैसे करते हैं? घर पे फोन तो वो अलग हो गया, शुरू हो जाता है फिर ना। हाँ, अल्टीमेट वही होता है। तो अगर स्टेट डायरेक्शन ही नहीं फॉलो करेगा, मतलब अगर यूनियन बोले सेंटर को कि भाई तुम ये मत करो और वो बार बार वही करे, और उसको दिख रहा है कि अगर ये कंटिन्यूअसली ये करेगा तो गिरेगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा वो? तो इसी से डिराइव होता है प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का पावर। 355 से ही डिराइव होता है। मतलब 356 को जब भी पढ़ा जाना चाहिए तो उसको 355 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, तब उसका सेंस निकलता है। क्लियर है? प्रेसिडेंट रूल का क्या क्या इफेक्ट है एक एक करके। गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट है? स्टेट गवर्नमेंट ही, स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा? जैसे प्रेसिडेंट रूल लगेगा गवर्नमेंट खत्म। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पे। लेजिस्लेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब विधानसभा पे दो ऑप्शन है, डिसॉल्व या सस्पेंड। डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व होगा या सस्पेंड होगा, दोनों होगा। डिसॉल्व नहीं हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता है। हाँ, एक होगा, दोनों होगा, या क्या होगा? दोनों होगा। सस्पेंड होता है, सस्पेंड होता है, सस्पेंड इमीडिएट सस्पेंड होता है। डिसॉल्व हो सकता है बाद में। जैसे प्रेसिडेंट रूल उस सर्कमस्टांसेस में भी लगता है कि अगर इलेक्शन हुआ, किसी को मेजोरिटी नहीं मिला, से आपके ही स्टेट में हुआ है ना, किसी को मेजोरिटी नहीं मिला, गवर्नमेंट बन ही नहीं रहा है, तो वैक्यूम तो नहीं रहेगा गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है। प्रेसिडेंट रूल इंपोज होने का यह मतलब नहीं कि हाउस को सस्पेंड ही कर दे, उसको छोड़ दिया जाता है ताकि अगर चांसेस हो कि कोई गवर्नमेंट बन जाए। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। और क्या इफेक्ट पड़ता है? लॉ मेकिंग पावर कहां चले जाता है? पार्लियामेंट। इनफैक्ट
अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो स्टेट बजट जो है वो कहां बनता है? स्टेट बजट भी पार्लियामेंट से ही अप्रूव होता है। और सारा का सारा एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास चले जाता है? हाँ, प्रेसिडेंट के पास। सही में तो इतना घबरा क्यों रहा है? सारा का सारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर चले जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? गवर्नर को बना देते हैं हेड, और प्रेसिडेंट थ्रू गवर्नर स्टेट को चलाते हैं। क्लियर है? और लेजिस्लेटिव पावर जो है वो दे देते हैं किसको? पार्लियामेंट को। समझ में आया? और अगर अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गोज इन हैंड ऑफ गवर्नर, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट मिल जाए। दूसरा स्टेटमेंट ये आ जाए कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल एग्जीक्यूटिव पावर कम्स इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला है कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सारी कार्यपालिका शक्ति गवर्नर के पास चली जाएगी। उसी क्वेश्चन में एक अगला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति शासन के समय एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास चले जाता है। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? लग रहा है नहीं, क्या होगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सेकंड वाला सही होगा, प्रेसिडेंट वाला। ठीक है। और अगर ऑप्शन में सिर्फ गवर्नर रहे तो वो स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर है? तो वो स्टेटमेंट सही होगा। अब तो ये कुछ कुछ इफेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जुडिशरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और किसी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेंटर स्टेट रिलेशन के फाइनेंशियल में भी इफेक्ट पड़ता है, लेजिस्लेटिव में भी इफेक्ट पड़ता है, और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सब पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? एक चीज पीछे छूट गया कि जैसे प्रेसिडेंट रोल लगाया तो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या यहाँ पे पार्लियामेंट का कुछ रोल है? एक बार प्रेसिडेंट रूल लगा उसके बाद क्या पार्लियामेंट का कोई रोल है? है। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, पार्लियामेंट को इसका अप्रूवल देना पड़ता है सेपरेटली। किस मेजोरिटी के साथ? तो सिंपल मेजोरिटी के साथ। क्लियर है? किस मेजोरिटी के साथ? सिंपल मेजोरिटी के साथ। क्लियर है? अब मैक्सिमम जो है प्रेसिडेंट रूल कितने समय तक रह सकता है? 6 मंथ, उससे आगे नहीं। हाँ, 6 मंथ तक रह सकता है, और अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो कहां पे? 2 कंडीशन पे इससे ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है ना। 2 कंडीशन है जिस बेसिस पे 6 महीने से अधिक तक प्रेसिडेंट रूल आगे बढ़ सकता है। कौन कौन सा कंडीशन है? सबका चेहरा लटक गया। 6 मंथ के बाद फिर से प्रपोजल पास होता है, फिर 6 मंथ तक बढ़ता है, पार्लियामेंट प्रोसेस पास करेगा। ठीक है? 6 महीने, एक बार में 6 महीने, फिर 6 महीने, अब हो गया 1 साल, हो गया ना।
अब अगर 1 साल से अधिक तक एक्सटेंड करना हो तो कर सकते हैं। फिर से अप्रूवल पास करवाना पड़ेगा? नहीं। अगर 1 साल से अधिक आपको प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड करना है तो 2 कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? या तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो देश में, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, और मैक्सिमम 3 साल, इससे अधिक नहीं बढ़ सकता है। ये कहां कहा हुआ है? ये आपके 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? जैसे कश्मीर में कितने समय तक प्रेसिडेंट रूल रहा? मोर देन 3 इयर्स। तो क्यों बढ़ा? डिलिमिटेशन होना था, पूरा इलेक्शन प्रोसेस वो होना था, तो उसमें समय लगता है, इसलिए बढ़ा। तो इस केस में इलेक्शन कमीशन का ही रिकमेंडेशन माना जाता है, क्योंकि फाइनली इलेक्शन कमीशन ही है जो इमरजेंसी को क्या कर सकता है। हाँ, क्लियर है? एक चीज हमेशा याद रखना है, प्रेसिडेंट रूल में जहां तक बात आएगी, फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जुडिशरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? पार्लियामेंट से अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल में सिंपल मेजोरिटी लगता है। क्लियर है? और डिसकंटिन्यूएशन कैसे होता है? मतलब प्रेसिडेंट रूल खत्म कैसे हो सकता है? एक तो जब प्रेसिडेंट अनाउंस कर दे, दूसरा यहां पे हाउस सस्पेंड था। अगर कोई नया गवर्नमेंट फॉर्म कर दे तो सस्पेंड हो जाएगा, सॉरी, तो खत्म हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल। क्लियर है? या फिर फ्रेश इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल भी बहुत न्यूज में रहा है, ऑल्दो इससे रिलेटेड बहुत सारा केसेस है, बट हमको नहीं लगता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो डिसॉल्व हो जाता है, उसको अप्रूव करने का सिंपल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में। क्लियर है? ये पूरा का पूरा जो था क्या था? इमरजेंसी था। तो आज इतना ही रखते हैं।